दोस्तों, आज हम मराठी ग्रामर शुरू करने वाले हैं। स्पेशली महाटेट को मद्देनज़र रखते हुए महाटेट में नियर अबाउट 18 से 20 सवाल पूछे जाएंगे। महाटेट यानी शिक्षक भर्ती में। और उर्दू वालों के लिए बहुत मसला क्रिएट हो जाता है कि भाई मराठी ग्रामर को हम मराठी में भी समझ में नहीं पाते। तो कोशिश करें आप कि भाई मराठी ग्रामर को हिंदी में समझा पाए। तो दोस्तों, मराठी जो है हमें उसी लैंग्वेज में पढ़ना है और समझना भी है, लेकिन मैं आसान तरीका और कर देता हूँ इसका कि मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। ये पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला व वर्णांचे प्रकार। ये पूरी जो आपके सामने जो वर्ड दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं या फिर जो भी अक्षर दिख रहे हैं, इसे वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला यानी कि मराठी में जितनी भी आवाज़ें होती है, साउंड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, हुरूफ होते हैं, तो वो सारे मराठी के हुरूफ ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी टेबल को आपको आपके माइंड में फिक्स करना है, इसे समझना है और इसी के ऊपर बहुत सारे मैक्सिमम सवाल बनते हैं। इस पे हो सकता है आपके मैक्सिमम 2 सवाल आपके शिक्षक भर्ती में हो, लेकिन अदर एग्जाम्स है, तलाठी है, आरोग्य भर्ती है, अपना MPSC है, उसमें करीब करीब 8 से 9 सवाल इस पर पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती हमें आगे ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 सवाल भी तो इसके ऊपर आ सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्णमाला वर्ण विचार, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये बनता है कि भाई मराठी में कितने वर्ण, यानी कितने वर्ण का मतलब पहले समझा देता हूँ। वर्ण का मतलब होता है आवाज़ें, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनियाँ और इंग्लिश में बोलते हैं साउंड, उर्दू में बोलते हैं हुरूफ। आई बात समझ में? वर्ण का मतलब होता है उर्दू में हुरूफ, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और हिंदी में ध्वनि, साउंड, आवाज़ें। तो मराठी में ऐसी कितनी ध्वनियाँ हैं, कितनी आवाज़ें हैं, कितने हुरूफ है? तो सवाल ऐसा पूछेंगे वो कि मराठीमध्ये एकूण वर्ण किती, मराठीमध्ये वर्णांची संख्या किती, माने मराठी में कितने हुरूफ है? तो लिखना है 52। आपको ऐसा ऑप्शन होगा 51, 52, 54, 56। तो आपको सिलेक्ट करना है 52। मराठीमध्ये एकूण वर्ण किती है? 52 है। अब उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं? अगर वर्णों के मेन टाइप देखा जाए तो वर्णों के जो मुख्य प्रकार है, मेन टाइप्स है, तो वो 2 है। कौन कौन से? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बात समझ में आई कि मराठी में एकूण वर्ण किती है? 52 है। 52 वर्णामध्ये यानी 52 हुरूफों में मराठी के 2 मेन टाइप कौन कौन से? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वॉवेल। और व्यंजन को आपको पता है कंसोनेंट बोलते हैं। कंसोनेंट की जो तादाद होती है स्वर से ज़्यादा होती है, यानी कि वॉवेल से ज़्यादा कंसोनेंट होते हैं। उसी तरीके से मराठी में भी है। देखिए आप, व्यंजन कितने हैं? 34 है और स्वर कितने हैं? 14 है। तो मराठी में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। इन 52 का क्लासिफिकेशन कौन से 2 चीज़ों में होता है? स्वर में और व्यंजन में। स्वर कितने होते हैं? 14। स्वर कितने? ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि मराठीमध्ये एकूण स्वर किती। स्वर का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। मराठीमध्ये एकूण स्वर किती, मराठीमध्ये एकूण मतलब मराठी के अंदर कितने वॉवेल है? तो आपको लिखना है 14। आपको 12 लिखना नहीं है, 12 पहले थे, अब 14 हो गए। तो मराठी में कितने टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है। उन 52 वर्णों में स्वर कितने हैं? 14 है। और व्यंजन कितने हैं? कंसोनेंट कितने हैं? 34 है। तो सीधे 3 सवाल आपके बन गए कि मराठीमध्ये एकूण वर्ण किती असतात? तर 52। दूसरा सवाल, मराठीमध्ये एकूण स्वर किती आहेत, मतलब मराठी में स्वर कितने हैं? तो आपको लिखना है 14। और उसके बाद तीसरा सवाल बनेगा आपका कि मराठीमध्ये व्यंजन किती आहेत, म्हणजे मतलब मराठी के अंदर कंसोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं? तो लिखना है 34। तो 3 सवाल आपके बन गए। अब हम इसका डिटेल क्लासिफिकेशन देखने, आप इन 14 स्वर के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ स्वर बनते हैं, यानी कि इन वॉवेल के भी टाइप्स है। तो मराठीमध्ये स्वराचे किती टाइप्स आहेत? 4 टाइप्स है। किती है? 4 है। 1, 2, 3, 4 मतलब स्वर के यानी वॉवेल के कितने टाइप होते हैं मराठी में? 4 होते हैं। पहले रस्व स्वर, यानी ये 14 के क्लासिफिकेशन किए गए। देखिए जैसे रस्व स्वर कितने हैं? 5 है। रस्व स्वर किसे पहले स्वर किसे कहते हैं? स्वर का मतलब होता है मुंह से निकलने वाली जो आवाज़ें होती है, जो वर्ण होते हैं। तो मुंह से निकलते वक्त उन आवाज़ों का, देखिए मुंह से निकलते वक्त क्या होता है कि अपने मुंह के अंदर जबान है। जबान जब हमारे अदर पार्ट को, यानी कि मुंह के अंदर के दूसरे हिस्सों को टच ना करते हुए, देखिए मुंह से जब ये आवाज़ें निकलती है, यानी कि भैया गले से जब ये आवाज़ें निकलती है तो कुछ हवा बाहर निकलती है। और जब हवा निकलेंगी बाहर मुंह के ज़रिए से, तो उसका जो मार्ग होता है, यानी उसका जो रास्ता होता है, वो अड़ाया नहीं जाता है। और दूसरी एक इसकी खुसूसियत है कि ज़बान हमारे मुंह के अंदर के कोई भी हिस्से को टच नहीं करेंगी, यानी कि इन लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, उच्चारण करते वक्त मुंह के अंदर ज़बान किसी भी अदर हिस्से को टच नहीं करती। ये भी एक सवाल बना है कि स्वर म्हणजे काय? स्वर म्हणजे असे वर्ण की ज्या वर्णाचा उच्चार करताना तोंडातील हवेचा मार्ग अडवला जात नाही, यानी मुंह से निकलने वाली हवा को अड़ाया नहीं जाता। और दूसरा कि मुखातील जिभेचा मुखातील इतर अवयवांशी स्पर्श होत नाही, यानी जीभ का मुंह के अंदर के अदर हिस्सों से क्या नहीं होती है?
कांटेक्ट नहीं होता है, टच नहीं होती है, स्पर्श नहीं होता है, तो ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर। और इसीलिए तो स्वर स्वतंत्र है, यानी स्वर को मुंह के अदर हिस्सों की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गले से बाहर निकलते हैं, इसीलिए स्वर को हम स्वतंत्र वर्ण बोलते हैं। समझ लेंगे नहीं? अब देखिए स्वर कितने होते हैं? 14। अब स्वर में से सबसे पहले जो स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा कम कालावधि लगता है, यानी कम टाइम लगता है, जो वॉवेल को बोलते वक्त कम टाइम लगता है, कम वक्त लगता है, तो उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो कितने ह्रस्व स्वर है? अ, ई, उ, रू, लू, ऐसे 5 है। कितने हैं? 5। देखिए आ में टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अ में कम वक्त लगता है। अ नाम का जो स्वर है उसे बोलने में कम वक्त लगता है। जैसे अ है, उसके बाद ई है, उसके बाद ऊ है, उसके बाद रू है, उसके बाद लुरु है। ये नए हैं चीज़ें, ये रू लुरु आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन ये आप निकाल के देखिए 12 खड़ी 14 खड़ी, उसके अंदर आपको रू लुरु भी दिखेगा, ये भी एक स्वर है। तो देखिए अ, ई, ऊ, रू, लुरु, समझे? तो अ, ई, उ, रू, लुरु जिन स्वरों का उच्चार करते टाइम कम वक्त लगता है, कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अब स्वर की दूसरी किस्म कौन सी है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब जिन स्वरों का उच्चार करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, उसे बोलने में जब ज्यादा वक्त लगे तो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब लंबा टाइम लगने वाले। फिर कौन कौन से? आ, ई, उ। आई बात समझ में? आ देखिए, अ को एक काना लगा दिए, आ हो गया दीर्घ, ज्यादा वक्त लगने वाला। ई के ऊपर अपने एक ऊपर आपको दिख रही है एक निशानी, तो उसे बड़ी ई बोलते हैं आप, और ये ई को बड़ी ई को ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको अपन दीर्घ ई बोलते हैं। और लास्ट में ऊ, देखिए ये ऊ और ये ऊ में फ़र्क दिख रहा है आपको, ये ऊ एक सादा है और ये ऊ को एक इधर से फाटा लगा हुआ है, देखिए बराबर है कि नहीं? तो इस तरीके से ऐसा गोल बनाया हुआ है। तो ये जो स्वर है इसको ज़्यादा वक्त लगता है, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, बोलने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए आप इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब आप आइए तीसरी तरफ, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट वर्ड, यानी दो स्वरों से बना हुआ, दो वॉवेल से बना हुआ। अब आप बोलेंगे कैसा सर, दो वॉवेल से कैसा बना? ये तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों भला ही ये एक दिखाई दे, लेकिन ये दो स्वरों से बना हुआ है। इन दो स्वरों से ये अकेला बना है। जैसे कि देखिए ये अ लिए अपन ने, अ के सामने अगर हम ई रख देते हैं, अ के सामने ई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये ए है। हुआ कि नहीं जॉइंट वर्ब? तो ऐसे कितने जॉइंट वर्ब है? कितने संयुक्त, जॉइंट को बोलते हैं संयुक्त स्वर। कितने हैं? दो स्वरों से एक स्वर जो बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो ऐसे 4 है, ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ। आई समझ में बात? जैसे कि अ अधिक ई से बना ए। आप बोलेंगे सर आई कैसा बना? देखिए अ है, उसके बाद ये अ है, उसके बाद में अ कि वह आ, उसमें ई मिलाए तो ए बन गया। समझ में आई? उसके बाद ओ है, अ अधिक ऊ बरो, ओ बन गया। जैसे कि देखिए अ है और इसमें अगर ऊ मिला दिया जाए, अ में ऊ मिला दिया जाए तो वो संधि में सीखेंगे वो कैसे बने। लेकिन इतना समझ लो आप कि दो स्वरों से बनने वाले स्वर को बोलते हैं जॉइंट वर्ब, यानी कि जॉइंट वॉवेल। समझ में आई बात? जॉइंट वॉवेल बोलते हैं। और जॉइंट वॉवेल यानी कि संयुक्त व्यंजनी, दो स्वरों से बनने वाला एक स्वर। तो ए कैसा बना मैंने बताया, अ अधिक ई बराबर ए। तो उसके बाद देखिए आई, ये भी दो स्वरों से बना हुआ है। उसके बाद ओ, ये देखिए अ और ऊ से बना ओ, बराबर है कि नहीं? इस तरीके से ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ, ये जो आखिर के 4 होते हैं ये है संयुक्त स्वर। उसके बाद इंग्रजी स्वर, इसको दोस्तों अदत्त स्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अदत्त। इसको क्या बोलते हैं? अदत्त। अदत्त मतलब आदत, अदत्त। ये जो ए और अ है, आपने पहले की जो पुरानी अपनी 12 खड़ी है उसमें कभी ए अ देखे नहीं होंगे, लेकिन अभी न्यू जो है 12 खड़ी या 14 खड़ी, क्योंकि 14 स्वर है ना भाई, तो 14 खड़ी बनी ना, तो इस 14 खड़ी में ए और अ देखने को मिल रहा है। यानी कि अ लिखा जाता है और उस पर आधा चांद या फिर चांद लिखा रहता है, और आ रहता है, और आ के ऊपर वही अर्धचंद्र बोलते हैं हमारे इसमें उसको, तो चांद की निशानी होती है ऐसी गोल, तो उसे एप्पल। अब एप्पल को हम मराठी में कैसे लिखेंगे? इसीलिए तो आया अगस्त महीना है, देखो अगस्त महीना मराठी में हम अगस्त बोलते हैं, हिंदी में उसको मराठी में अगस्त बोलते हैं। अब अगस्त के लिए अ होना चाहिए था, तो इसलिए अ। अंग्रेजी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से मराठी में या फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, इसलिए वो अंग्रेजी को मराठी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे क्या हुए, वो वर्ण बने, यानी हुरूफ बने, अल्फ़ाबेट बने। तो अंग्रेजी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से ए अ ये दोनों अदत्त स्वर आ गए इंग्लिश में, यानी कि इनकी तादाद बढ़ गई। यानी कि पहले तो 12 थे, लेकिन ये 2 और आ गए, ए और अ, इसलिए कितने हो गए? 14 स्वर। आप तक के पुराने एग्जाम्स में हम 12 स्वर लिखते थे, 12 वॉवेल लिखते थे मराठी में, लेकिन अब कितने लिखने लग गए? 14, क्योंकि ये 2 नए स्वर आए इसमें, अदत्त स्वर अंग्रेजी वाले। ठीक है,
इसको पहले नवे स्वरादि बोलते थे, अब उसको नवे स्वरादि नहीं बोलते हम, अब डायरेक्ट उसको अपने स्वर के अंदर इंक्लूड कर दिए, यानी कि पहले 12 स्वर थे, उसमें 2 आ गए, 14 हो गए। तो फिर से एक बार समझाता, मराठी में कितने वर्ण है? 52 है। 52 वर्णों में से स्वर कितने हैं? 14 है। इन 14 स्वर का क्लासिफिकेशन इन 4 टाइप्स में किया जाता है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को, जिन वॉवेल्स को बोलने में कम वक्त लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे कि कितने ह्रस्व स्वर है? अ, इ, उ, रू, लुरू, 5 है। उसके अलावा जिन स्वरों को बोलने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्या स्वराचा उच्चार होण्यासाठी जास्त दीर्घ कालावधी लागतो, त्याला म्हटलं जातं दीर्घ स्वर। जिसको ज्यादा टाइम लगता है, दीर्घ यानी देर से हो, तो वो है आ, ई, उ, बड़ा ई, बड़ा उ। उसके बाद है संयुक्त स्वर, 2 स्वरों के कॉम्बिनेशन से, 2 स्वरों के एक साथ आने से जब एक स्वर बनता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अब ऐसे कितने संयुक्त स्वर है मराठी में? ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ और औ। तो ए, ऐ, ओ, औ इसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। सवाल पूछा गया बरं की भाई मराठीमध्ये खालीलपैकी संयुक्त स्वराची जोडी कोणती, यानी संयुक्त स्वर की जोड़ियाँ कोणती है? तो आपको लिखना है ए, ऐ, ओ, औ, इनमें से एक जोड़ी रहेंगी। उसके बाद इंग्रजी स्वर, यानी अंग्रेजी का बार बार मराठी में इस्तेमाल होने से नवे स्वर आ गए, उसे ए और औ बोलते हैं। इस तरीके से देखिए, आप काउंटिंग कीजिए। ह्रस्व स्वर जिसको कम टाइम लगता है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, अ, ई, उ, रू, लू, 5। उसके बाद दीर्घ स्वर कितने हैं? 3, 5 और 3, 8। उसके बाद संयुक्त स्वर कितने हैं? 4, 8 और 4, 12। और ये देखिए ए, ओ, इंग्रजी स्वर 14। इस तरीके से 14 स्वर है। अब हम स्वरादि की तरफ आएंगे। अब आपने देखे होंगे हर 12 खड़ी में, 14 खड़ी में या 16 खड़ी में, अब मैं 16 का भी इस्तेमाल करा क्योंकि उसके पीछे वजह है। आज की जो 12 खड़ी है आज वो 16 खड़ी है, कल की जो 12 खड़ी थी आज 16 खड़ी हो गई। तो आज हम उसके 12 खड़ी भी नहीं बोल सकते, 14 भी नहीं, आज बोलना पड़ेगा 16 खड़ी। अब देखिए स्वरादि है, स्वरादि अम और आ है। अब देखिए यहाँ तुम्हारे को अ दिख रहा होगा और इसके ऊपर एक टिम्बा है। टिम्बा यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको? बिंदु है। बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं? टिम्बा नहीं, टिम्ब बोलते हैं उसको मराठी में। तो अ के ऊपर एक टिम्ब है, यानी कि क्या है? अनुस्वार बोलते हैं उसे। और एक अ, फिर से एक अ है और उसके बाजू में ऐसे 2 ऐसे डॉट दिए हैं, तो इसे विसर्ग बोलते हैं मराठी में। फिर से समझा देता, ये ऊपर जो अक्षर के ऊपर लिखते हैं उसे अनुस्वार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो अक्षर के बाजू में जो 2 बिंदु होते हैं या 2 डॉट होते हैं उसे बोलते हैं विसर्ग। समझ में आई बात? तो अ पर अगर अनुस्वार लगा तो उसे अम, और अ पे अगर विसर्ग लगा तो उसे आहा पढ़ा जाता है, आहा। अ के ऊपर अनुस्वार लगा तो, अ के ऊपर अगर बिंदु है तो, डॉट है तो अम, और अ के बाजू में 2 डॉट है तो आहा बोलते हैं। तो ये है अनुस्वार का, बिंदु ऊपर रहे तो अनुस्वार और 2 बिंदु बाजू में रहे तो विसर्ग। उसका उच्चार होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आहा। आई समझ में बात? तो ऐसे इसे स्वरादि बोलते हैं। आप बोलेंगे स्वरादि मतलब क्या? अगर इसे देखा जाए, इसे फोड़ा जाए तो ये क्या समझ में? स्वर आहे आदि ज्याच्या, यानी कि देखो ये बिंदु के पहले क्या है? अ, और अ क्या है? स्वर है। तो ये देखिए इस बिंदु के पहले स्वर है, जिसके पहले स्वर है इसलिए इसको बोलते हैं स्वरादि। अनुस्वार के पहले स्वर, स्वर आहे आदि ज्याच्या। स्वर किसके पहले है? या अनुस्वार के पहले हम स्वर पढ़ते, पहले अ लिखते बाद में विसर्ग लिखते। तो स्वर ये विसर्ग के पहले है, स्वर ये जो स्वर है अ ये अनुस्वार के पहले है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वरादि। बस इतना रट लो आप कि स्वरादि कितने मराठी में? अम, हा। इस पे भी सवाल बने हैं कि मराठीतले स्वरादि कोणते, तो आपको लिखना है अम और आहा। इस तरीके से आप स्वर भी हो गया हमारा, स्वरादि भी हो गया। अब आएंगे व्यंजन की तरफ। अब मराठी में कंसोनेंट कितने हैं? इस पे भी सवाल बना है, तो आपको सीधा लिखना है मराठी में एकूण स्वर, एकूण व्यंजने कितनी है? 34। मराठी में एकूण व्यंजने कंसोनेंट कितने हैं? 34 है। तो व्यंजनों के भी ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं, जिस तरह से स्वर के ऐसे 4 क्लासिफिकेशन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अपना इंग्रजी स्वर। उसी तरह से व्यंजन के भी टोटल कितने क्लासिफिकेशन है? रसस्पर्श व्यंजनी, दूसरा अर्धस्वर, उसके बाद तीसरा उष्मे, चौथा महाप्राण और 5वां स्वतंत्र वर्ण। देखो समझने में बहुत आसान है, बस 1-2 बार ये वीडियो देखना पड़ता, बार बार आपके समझ में आ जाएगा। तो व्यंजनों के कितने टाइप्स होते हैं? 34 है। इसके मेन टाइप्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पहला टाइप है स्पर्श व्यंजनी। अब आप देखिए सारे व्यंजन आपके नज़र के सामने आ गए। क, ख, ग, घ, ढ आपने पढ़े होंगे। फिर नीचे आता च, छ, ज, झ, ढ। उसके बाद आता ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद आता त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता प, फ, ब, भ, म। आई बात समझ में? मैंने इसका ग्रुप बनाया, देखो बस ये जो ग्रुप है, ये पहला ये ग्रुप जो है स्पर्श व्यंजनों का, ये टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। मैंने कुछ भी नहीं करा, बस पहले 5 याद रखा। जैसे कि मैंने क याद रखा और डायरेक्ट पहाड़ी की जैसे याद कर लिया। अब क के सामने मैंने डायरेक्ट पढ़ लिया स्पीड से, क, ख, ग, घ, ढ। बस ऐसे ही करना है आपको। आपको सिर्फ 5 याद रखना है। कितने याद रखना है व्यंजन? 5। अगर स्पर्श व्यंजन का तख्ता याद रखना है 25 व्यंजन एक
झटके में याद करना है तो आपको सिर्फ ये 5 व्यंजन याद करना है। देखो च शुरुआत की और पहाड़े की जैसा पढ़ लेना है, उसके बाद ट, उसके बाद त और उसके बाद प। क च ट त प, आपको बस इतना ही बोलना है, क च ट त प। क बोले तो क में कितने पहाड़े आते हैं? 5 पहाड़े आते हैं, बोलना पढ़ रहे पहाड़ा। क ख ग घ ढ, देखिए क ख ग घ ढ, उसके बाद क के बाद किसका ग्रुप आता है? च का ग्रुप। फिर डायरेक्ट पहाड़ के जैसे याद कर लेना है, च छ ज झ त्र, च छ ज झ त्र। उसके बाद ट है, ट का पहाड़ा पढ़ना है, ट ठ ड ढ न। त के बाद पढ़ना है त का पहाड़ा, त थ द द न। प का पहाड़ा पढ़ना है, प फ ब भ म। इस तरीके से हमें दोस्तों इसे टैकल करना है। आप बोलेंगे इतने सारे 25 स्पर्श व्यंजन कैसे याद होंगे? अरे भाई पहले 5 याद कर लो, बस जबान पे रखो, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। क चा ग्रुप का है, क ख ग घ ढ, पहाड़ के जैसा पढ़ना है। उसके बाद च याद रखना है, च छ ज झ त्र। बस एक बार च को उठा लिए, जैसा हम किसी कपड़े में से धागे को खींचते हैं उस तरीके से एक क का धागा है। क के धागे में क्या पुराए हुए हैं? 4-5 मोतियाँ पुराई हुई है। तो पहला मोती क्या है? क है। पहला मोती मिल गया कि सारे मोती मिल जाएंगे। क ख ग घ ढ, उसके बाद च छ ज झ त्र, उसके बाद ट ठ ड ढ न, उसके बाद त थ द ध न, प प प प। बस इतना याद रखो, क च ट त प। लिख के देखो इसको बार बार, क लिखो और पहाड़ के जैसा डायरेक्ट उसके आगे लिख लो, 5 वर्ड याद कर लो। क ख ग घ ढ होता है याद। फिर च का धागा खींचो, च ज झ त्र, फिर ट का धागा खींचो, ट ठ ड ढ न। पर याद रखो ये न कौन सा है? बड़ा न, ट के ग्रुप का बड़ा न। उसके बाद त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। इस तरीके से आपको 5 ही याद करना है, क ख ग घ ढ, च छ ज झ त्र, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ म। क च ट त प, क च ट त प। और पहाड़ी की जैसे 5 याद करना है। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखिए दोस्तों, मराठी में जो टोटल व्यंजन है 34 में से 25 निकाल लो, तो स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? 5-5 के ग्रुप के। क्योंकि दोस्तों इन लफ्ज़ों का, इन हरूफों का मुंह से जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ज़बान आपस में टकराती है। जैसे वो कभी ओठों को लगेगी, कभी दांतों को लगेगी, कभी तालू को लगेगी। समझ में आई बात? तो ज़बान का हिस्सा किसी भी मुंह के अदर हिस्सों को टकराता है या टच करता है, कांटेक्ट करता है, इसीलिए हम इन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के अपने स्वर नहीं, स्वर के बारे में ऐसा नहीं होता है। स्वर के टाइम के आपने क्या सुने थे कि हवेचा मार्ग अडवला जात नहीं। मुंह से जब हवा निकलती है तो वो अड़ाई नहीं जाती, काय में? स्वर में। और दूसरा एक उसकी खुसूसियात देखे थे स्वर की हमने, कि जबान का हिस्सा मुंह के अदर हिस्सों से टच नहीं होता है, उसे इसलिए कहते हैं हम स्वतंत्र स्वर बोलते हैं। और व्यंजन में इसका अपोजिट, व्यंजन में क्या होता है? जबान का हिस्सा मुंह के अदर हिस्सों से टकराता है, टच करता है, बराबर है कि नहीं? और मुंह से जो हवा निकलती है उसका रास्ता रोका जाता है। तो ये 2 खुशियात याद रखना है। अब व्यंजन के जो 34 टाइप्स है, उन व्यंजन के 34 टाइप्स में से हमने देखे स्पर्श व्यंजन, ग्रुप बना के पढ़ाई करना है उसकी। जैसे कि क का ग्रुप उठाए, क ख ग घ ढ, च का ग्रुप उठाए, च छ ज झ त्र, ट का ग्रुप उठाए, ट ठ ड ढ न, त का ग्रुप उठाए, त थ द ध न, प का ग्रुप उठाए, प फ ब भ म। इस तरीके से 25 याद हो गए आपको। और स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? स्पर्श होता है, किसका स्पर्श होता है? जबान का, मुंह के अदर हिस्सों से, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद हम देखेंगे अर्धस्वर। अब ये 34 में से 25 हो गए, अब बचे कितने? 9। तो अर्धस्वर कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने बता देता हूँ। य, र, ल, व, बराबर है कि नहीं? ये आपने पहले पढ़े थे। यमा का य, बच्चों यज्ञ का य पढ़ते आप। र, बराबर है कि नहीं? रवि का र, हो क्या नहीं? उसके बाद ल, ल को क्या पढ़ते हैं आप? लसन का ल, और वजन का व। तो य, र, ल, व, ये जो है इसे अर्धस्वर बोलते हैं। आप बोलेंगे अर्धस्वर क्यों? आधे स्वर क्यों बोलते हैं इसको? कि दोस्तों ये आधे स्वरों से बने हुए हैं। ये जो य बना ना, ये व्यंजन जो बना बेचारा, ये आधे स्वर को लेके बना हुआ है। आप बोलेंगे कैसा भाई? तो ये देखिए, ये ई है, अ है, इससे क्या बन गया? य बन गया। ये संधि में सीखेंगे हम कैसा बना। 2 स्वरों से ये एक स्वर बना, लेकिन ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर तो इधर है मेरे भाई, ये संयुक्त स्वर नहीं है। ये देखिए, ई अधिक अ से य बना। ये क्योंकि ये संयुक्त स्वर की इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आगे तुम कोई भी एक स्वर लगा दो, यहाँ ऊ लगा दो, यहाँ समझो ए लगा दो, यहाँ कोई भी लगा दिए तो चलता। लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स पैटर्न है। अ के सामने जब ई आएगा तभी ए बनेगा, लेकिन अ के सामने अगर ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा। ये फिक्स पैटर्न होने की वजह से संयुक्त स्वर है, लेकिन ये फिक्स पैटर्न नहीं है। ई के सामने तुम कौन सा भी स्वर रख दो, ई नाम के स्वर के सामने तुम कौन सा भी दूसरा स्वर रख दो, इसका य बन जाएगा। फिक्स पैटर्न नहीं होने की वजह से 2 स्वरों से बनने वाला इसे अर्धस्वर बोलते हैं। ये अनफिक्स पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न इधर का। ये र है, र कैसा बना हुआ है देखो, ये रू दिख रहा है आपको,
ये रू है, ये रू के सामने कोई भी एक स्वर रख दो, र बन जाता। अगर ल बनाना है तो देखो ये रू आगे के नहीं, इसका यूटिलाइज हो रहा कि नहीं, ये रू से ये ल बना, ये रू से ऋषि ये स्वर से ये बना, और ई का यह कैसा बना हुआ है, ई के सामने कौन सा भी दूसरा स्वर आया उससे यह बना। और वह बनाना है तो ऊ के सामने कौन सा स्वर आया था, ऊ से वह बना, लू से ल बना, रू से तो स्वरों से ही बने ना, इसलिए इसको बोलते हैं आधे स्वरों से बनने वाले अर्ध स्वर। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम थोड़ा आगे देखेंगे।